माई सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लैंग्वेज साक्षी में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र जो है शैक्षिक तकनीकी एवं संचार सूचना तकनीकी के लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य बताइए। शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य निर्धारण में अनेक विद्वानों का योगदान है, जिसमें से कुछ ने निम्न प्रकार से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य बताया है। एच जयसन ने निम्न 4 उद्देश्य बताए हैं। सूचनाओं का प्रेषण करना, कौशल प्राप्ति में सहयोग देना, भूमिका विधियों का प्रयोग करना, पृष्ठपोषण में सहयोग देना। डॉक्टर शर्मा ने निम्न 6 उद्देश्य बताए हैं। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन एवं उन्हें व्यवहारिक रूप देना, छात्रों के गुणों विशेषताओं आदि का विश्लेषण करना, पाठ्य वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था, उपयुक्त शिक्षण विधियों द्वारा पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, उद्देश्यों की प्राप्ति जानने हेतु उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण प्रक्रिया को आगे गति देने हेतु पुनर्बलन प्रविधियों के चयन का प्रयोग करना। इसके बाद है शैक्षिक तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सन 1950 में BF स्किनर ने किया। उन्होंने विभिन्न जीवों पर परीक्षण कर उनका उपयोग शैक्षिक सिद्धांतों तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया। स्किनर महोदय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अभिक्रमिक अध्ययन की पद्धति है, जिसमें छात्रों को उद्देश्य युक्त शिक्षा उनकी अधिगम गति के आधार पर प्राप्त होती है। उनसे प्रेरणा मिलने पर इस पद्धति के आधार पर अनेक शिक्षण प्रकरणों पर अभिक्रमित अधिगम तैयार किए गए। उनकी विश्वसनीयता, उपयोगिता तथा वैधता के अनेक परीक्षण हुए, जिनके फलस्वरूप अभिक्रमित अध्ययनों की प्रभावशीलता सिद्ध हुई। सन 1950 ईस्वी में ही ब्रायन मोर महोदय ने भी इंग्लैंड में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयोग किए। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के फलस्वरूप तथा विश्व में आई औद्योगिक क्रांति एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकों की उन्नता के कारण शिक्षा शास्त्री शिक्षण के क्षेत्र को तकनीकी प्रभाव से अलग न रख सकें। परिणाम स्वरूप 1950 के पश्चात शैक्षिक तकनीकी विषय का विकास होता चला गया, जिसका विशाल वृक्ष आज पल्लवित तथा पुष्पित दृष्टिगोचर हो रहा है। आज अनेक राष्ट्रों में यह विषय शिक्षा के क्षेत्र में अपने पैर मजबूती से जमाता चला जा रहा है। शिक्षण में अब श्रव्य दृश्य साधनों जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, CCTV, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो टेप रिकॉर्डर तथा प्लेयर आदि अनेक संसाधनों के आविष्कार तथा प्रणयन के कारण शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में अनेक ज्वलंत परिवर्तन आने लगे हैं और आज शिक्षा तकनीकी के प्रयोग के बिना शिक्षण की कल्पना करना असंभव सा ही है। वैज्ञानिक शोधों, प्रयोगों व अन्वेषणों पर आधारित वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में अनेक शिक्षण अधिगम सिद्धांतों, प्रतिमानों तथा डिजाइनों तथा शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन की अनेक तकनीकों का प्रतिपादन एवं प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय ज्ञान के साथ साथ यांत्रिकता का गुण भी समावेशित होने लगा है। भारतवर्ष में 1996 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई, जिसने भारत में शिक्षण तकनीकी को स्थापित करने में सराहनीय प्रयास किए। 1970 में NCERT तथा उच्च शिक्षा संस्थान बड़ौदा, मेरठ व शिमला विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा देने के अभूतपूर्व प्रयत्न किए। 1970 के पश्चात MA शिक्षा, MEd, MPhil तथा डायरेक्ट स्तर पर शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य पूरे भारत में प्रारंभ हो गए। NCERT के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र ने शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान के प्रसार तथा शोध कार्यों के माध्यम से देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। शैक्षिक तकनीकी विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कारों एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग है, जिसके फलस्वरूप शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके द्वारा शिक्षा को अधिक रोचक, सरल व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। यह न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, अपितु यह शिक्षा के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अतः शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को की अधिकतम प्राप्ति के लिए नई नई व्यूहरचनाओं का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं निम्न हैं। शैक्षिक तकनीकी एक सतत चलने वाली विकासशील प्रक्रिया है। शैक्षिक तकनीकी का आधार वैज्ञानिक आविष्कार एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक व प्रभावशाली बनाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कला तथा शिक्षा विज्ञान की देन है। यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए नई नई विधियों के प्रयोग पर बल देती है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण वातावरण को नियंत्रण कर अधिगम को प्रेरित करती है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षणिक वातावरण को नियंत्रित कर अधिगम को प्रेरित करती है। इसके द्वारा शिक्षक व शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन संभव है। यह शिक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ, अस्पष्ट, रोचक व वैज्ञानिक बनाने में सहायक है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं जैसे सूक्ष्म निरीक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, अभिक्रमिक अनुदेशन आदि का विकास किया है। इसके बाद है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी सिद्धांत CIET पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1984 ईस्वी में NCERT के शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ तथा शिक्षण संस्थान विभाग को सम्मिलित करके केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी की स्थापना की गई। यह स्वायत्त शासी संस्था है और संयुक्त निदेशक के संरक्षकत्व में निरंतर गतिशील है। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान में कई विभाग बनाए गए हैं। शैक्षिक तकनीकी नियोजन एवं डिजाइन विभाग, शैक्षिक तकनीकी प्रशिक्षण विभाग, आरेखीय प्रदर्शनी एवं मुद्रण विभाग, सूचना अभिलेख विभाग, दूरदर्शन विभाग, फिल्म एवं फोटो विभाग, शोध मूल्यांकन एवं समन्वय विभाग, तकनीकी नियोजन एवं अनुरक्षण विभाग, आकाशवाणी विभाग, दूरस्थ शिक्षा विभाग, विशिष्ट परियोजना विभाग। ये सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्रों के अनुरूप शैक्षिक तकनीकों के प्रचार प्रसार, उन्नयन एवं विकास का कार्य करते हैं। इसके बाद है इसका उद्देश्य। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना का उद्देश्य विविध शैक्षिक स्तरों का उन्नयन तथा प्रचार प्रसार में शैक्षिक तकनीकी का अनुप्रयोग करने के लिए किया गया है। यह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के सम्यक उपयोग द्वारा शिक्षा संस्थानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु मंतव्य देता है। शिक्षण अधिगम में जनसंचार माध्यमों के अनुप्रयोग की पृष्ठभूमि को समझाता है। शैक्षिक तकनीकी के संदर्भित साधनों के प्रयोग हेतु यथोचित सलाह, सुझाव एवं निर्देशन देता है तथा शैक्षिक तकनीकी से संबंधित साहित्य की उपलब्धता में शिक्षक शिक्षार्थी को दिशा बोध देता है, जिससे वे शैक्षिक तकनीकी के उचित प्रयोग हेतु उन्मुख हो सकते हैं। फिर है CIET के कार्य। विविध तकनीकी संबंधी समस्याओं का समाधान तथा शिक्षण प्रणालियों का विकास करना, शैक्षिक नीति नियंताओं, प्रशासकों, अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी के मूल मंतव्यों एवं कार्यप्रणाली से संपृक्त करना, शैक्षिक तकनीकी से संदर्भित नवीन मॉडलों, नवीन आविष्कारों, दृश्य श्रव्य उपकरणों आदि के उत्पादन एवं उपयोग में निपुण बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने वाले उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, प्रचलित एवं नवीन शिक्षण प्रविधियों में परिशोधन हेतु प्रयोग एवं अनुसंधान का कार्य संपादित करना, केंद्रीय सिनेमा पुस्तकालय का संचालन एवं शैक्षिक फिल्म उपलब्ध कराना, विविध शैक्षिक तकनीकी से संदर्भित समस्या हेतु सलाह, सुझाव एवं समन्वय का कार्य करना। इसके बाद है व्यवहार तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह सर्वमान्य है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। अधिगम का संबंध भी व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करने से होता है। शिक्षा की समस्त प्रक्रियाएं अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तनों से संबंधित होती हैं। व्यवहार तकनीकी का संबंध व्यवहारों से है तो इसमें मनोविज्ञान की मुख्य भूमिका होती है। विद्यार्थी को सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनसे विद्यार्थी वांछित परिवर्तन अर्जित कर सके। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में व्यवहार के अध्ययन का विशेष महत्व है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण क्रियाओं को इस प्रकार से क्रम दिया जाता है कि विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन लाए जा सकें। व्यवहार तकनीकी का क्षेत्र संपूर्ण शैक्षिक तकनीकी से भी अधिक विस्तृत है। व्यवहार तकनीकी में औद्योगिक, सुरक्षा, वाणिज्य, संप्रेषण, प्रशासन, स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण, शिक्षा, शिक्षण, अनुदेशन आदि को शामिल किया जाता है। इन प्रत्येक
क्षेत्रों में विशेष प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अतः व्यवहार तकनीकी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। इसे प्रशिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार तकनीकी शिक्षक व्यवहार या शिक्षण व्यवहार तक ही सीमित है। इस प्रकार इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाए। व्यवहार तकनीकी में जहाँ एक ओर यह बताया जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, वहाँ दूसरी ओर इसके अंतर्गत शिक्षक के कक्षा संबंधी व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या तथा विकास की प्रविधियों का उल्लेख भी किया जाता है। व्यवहार तकनीकी की अवधारणाएं। यह तकनीकी निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है। शिक्षक का व्यवहार अवलोकन योग्य होता है। शिक्षक का व्यवहार मापन योग्य होता है। शिक्षक का व्यवहार संशोधन योग्य भी होता है। शिक्षक जन्मजात ही नहीं होते बल्कि इन्हें बनाया जा सकता है। व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं हैं। व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें पृष्ठपोषण और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। व्यवहार तकनीकी क्रियात्मक उद्देश्यों पर अधिक केंद्रित होती है। यह तकनीकी सॉफ्टवेयर उपागम पर आधारित है। इस तकनीकी का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से अधिक होता है। छात्र अध्यापक को अभ्यास के दौरान पुनर्बलन भी दिया जाता है। शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है। शिक्षण के कक्षा व्यवहारों के स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है और व्यवहार के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इस तकनीकी द्वारा विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने के लिए तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभिष्ट उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सकें। इस समय शिक्षक को अपने शिक्षण को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और दूसरों से विचार विमर्श करता है। इसलिए इसे प्रक्रियात्मक या करने की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद है अंतःक्रिया अवस्था। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा के आमने सामने होते हैं। शिक्षक शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है, साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। शिक्षक इस अवस्था में पहले तैयार की गई शिक्षण की योजना का क्रियान्वयन करता है। पूर्व अवस्था में की गई पढ़ाने की तैयारी को वास्तविक रूप देने के लिए वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपागम, व्यूह रचनाएं, शिक्षण युक्तियों आदि का उपयोग करता है। इसके बाद है उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में जो कुछ पढ़ाया उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा तथा उनके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन आया और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षण में किए जाने चाहिए। इसके बाद है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर विकसित होता है। पहला है क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन में सिखाए जाने वाले सामग्री को तार्किक क्रम में छोटे छोटे फ्रेमों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पहला फ्रेम आगे आने वाले फ्रेम का आधार होता है। इसमें छात्र प्रत्येक फ्रेम को आसानी से समझ सकता है और उनके नीचे दिए हुए प्रश्नों में से 90% प्रश्नों के उत्तर ठीक ठाक दे सकता है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत इसमें है अभिक्रमित अनुदेशन
में प्रत्येक फ्रेम के नीचे प्रश्न दिए जाते हैं और ये प्रश्न प्रायः बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं। छात्र को उनके उत्तर तत्काल देने होते हैं, अर्थात इधर सीखो और उधर तत्काल उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दो। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में सक्रिय अनुक्रिया कहते हैं। इसके बाद है स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत, इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर अपनी स्वयं की गति से अध्ययन करने की छूट रहती है। इसे ही स्वगति का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। इस विधि में छात्र को किसी फ्रेम का अध्ययन करने के बाद उसी समय उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और यह देखना होता है कि उसके द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं अथवा नहीं। जब छात्र का उत्तर अशुद्ध होता है तो उसे मशीन यह भी बताती है कि उसके उत्तर में अशुद्धता क्यों है और सही उत्तर प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है। जब छात्र को प्रश्न का उत्तर सही होने की जानकारी मिल जाती है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सीखने के तुरंत बाद सीखने का मूल्यांकन और प्रश्न का उत्तर ठीक देने पर उसकी पुष्टि तथा इस पुष्टि के आगे बढ़ने की प्रेरणा को प्रतिपुष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है पुनर्बलन का सिद्धांत। इस विधि में जब छात्र को अपने उत्तर के सही होने की पुष्टि तुरंत होती है तो उसके उत्साह में वृद्धि होती है, जो पुनर्बलन का काम करती है। कभी फ्रेम को छोटा बनाया जाता है और उसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि छात्र फ्रेम का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सके। इसके बाद है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। इस विधि में छात्र अपने अध्ययन का मूल्यांकन स्वयं करता है। शिक्षण मशीन छात्र द्वारा की गई अशुद्धियों का रिकॉर्ड साथ साथ करती चलती है। यदि छात्र किसी इकाई अध्ययन में बहुत अधिक अशुद्धियाँ करता है तो उसे सरल प्रोग्राम दिया जाता है। इसके बाद है शिक्षक तकनीकी की आधारभूत मान्यताएं क्या है। यह है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु प्रमुख रूप से निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। चलिए देखते हैं। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो तत्व प्रमुख होते हैं। पहला है पाठ्य वस्तु तथा दूसरा कक्षा संप्रेषण। उपयुक्त शिक्षण परिस्थितियाँ उत्पन्न करके सीखने की प्रक्रिया में वांछित अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों की पूर्ति का पूरा ख्याल रखा जाता है। सीखने और सिखाने की विधियों में एक प्रकार का निकट सहचर्य स्थापित किया जा सकता है। अतः शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहकर एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार ठीक रखें और परस्पर आदान प्रदान करते रहें तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनता रहेगा। शिक्षण प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है और उनमें सुधार किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा सीखने का अनुभव प्रदान कर सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। शिक्षण में विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। शिक्षण छात्र प्रधान प्रक्रिया है। शिक्षण कक्षा में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करती है। शिक्षक कक्षा में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। शिक्षण का एक क्रिया के रूप में अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के चर होते हैं। शिक्षण द्वारा सृजनात्मक शिक्षक बनाए जाते हैं।